गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज से हम लोग एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं और वह है इतिहास की। इतिहास की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न इतिहास को। और सबसे पहले इसका कारण यह है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे हिस्ट्री का क्वेश्चन उठाइए और हिस्ट्री के क्वेश्चन को गिनती कीजिए कि किस भाग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको एंशिएंट से आ रहा है या मिडाइवल से आ रहा है या मॉडर्न से आ रहा है। किसी भी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको इतिहास से, तो वो मॉडर्न से ही पूछे जाते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे मॉडर्न को, फिर उसके बाद अगले दूसरे को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मॉडर्न में बात की जाए, इसको पढ़ने का और कारण यह होता है कि बच्चों को इंटरेस्ट ज़्यादा होता है आधुनिक इतिहास में ही, क्योंकि यहाँ पे आधुनिक इतिहास में हम लोग देश आज़ादी के बारे में पूरी पढ़ते हैं, कैसे कैसे गुलाम हुआ था, फिर इसको कैसे कैसे आज़ाद कराया गया, और इन सबको हम लोग पूरी डिटेल में कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन, यानी कौन कौन सी यूरोपीय कंपनी थी, क्यों आई, कब आई, इन सबको हम लोग डिटेल में पूरी जानेंगे। तो आइए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं यूरोपीय कंपनी को पूरी डिटेल से। उसके पहले हम लोग आधुनिक भारत के अगर समय काल की बात की जाए तो हम लोग पढ़ेंगे 1707 ईस्वी से लेकर 1947 तक। 1707 के उस समय की अगर भारत की बात की जाए तो भारत में उस समय मुगलों का शासन था, और मुगल बादशाह जो उस समय भारत के राजा थे वह थे बहादुर शाह प्रथम, और इसके अंतिम जो शासक थे वो थे बहादुर शाह द्वितीय। इनको 1857 की क्रांति में हराकर पूरी भारत को अपने कब्जे में ले लिया था यूरोपीय कंपनियों ने। तो कैसे यूरोपीय कंपनी ने भारत को अपने जंजीरों में बांधे रहा और भारत कैसे उनसे छुटकारा पाया, उन सबको हम लोग पूरी डिटेल में वहीं इतिहास में पढ़ना है। तो आइए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात करें यूरोपीय कंपनी की, तो यूरोपीय कंपनी भारत में ही क्यों आए इसको हम लोग जानेंगे। और क्या इससे पहले यूरोप का व्यापार भारत से नहीं होता था कि दूसरा रास्ता खोजना पड़ा, इन सबको हम लोग जानेंगे। और पहला यात्री जो आया था यूरोपीय पुर्तगाली वास्को डी गामा, वो उसको किसने भेजा था और वो क्यों आया था, कहाँ पे आया, कैसे आया, उन सबको हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं मैप पे, देखते हैं यूरोप और कहाँ आपके भारत कैसे आया। तो यहाँ पे आपको वर्ल्ड मैप दिखाई दे रहा होगा, और जैसे यहाँ पे सभी कॉन्टिनेंट आप यानी सभी महाद्वीप को एक बार देख लीजिए। जैसे यहाँ पे आपको पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, और फिर जस्ट उसके नीचे पढ़ेंगे साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अफ्रीका, फिर इसके इधर बगल में पढ़ेंगे ये अफ्रीका है, फिर इसके ऊपर पड़ता है यहाँ पे यूरोप, और यूरोप से इधर आपके दाहिने की बात की जाए तो ये पड़ता है सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, और उसके नीचे पड़ता है सबसे छोटा महाद्वीप जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। और ये जो आपको निचले वाला हिस्सा है ये है अंटार्कटिक महाद्वीप, जहाँ पे केवल बर्फ से ढके हुए हैं और यहाँ पे साइंस संबंधी खोजबीन होती है। तो ये आप कॉन्टिनेंट जान लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जानिए ये है यूरोप, और यूरोप से ही आपके जितने भी यूरोपीय कंपनियाँ आई थी वो सभी आई थी, चारों तरफ गई थी। आपको किस लिए गई थी उन सबको हम लोग देखना था। तो वहीं आपको यहाँ पे आई थी यूरोपीय कंपनियाँ। भारत कैसे आई, क्यों आई, चलिए हम लोग उसको जानते हैं। यूरोप में अगर उस समय की बात की जाए तो यूरोप में उस समय चल रहा था पुनर्जागरण का काल, और पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जगना यानी फिर से उठना। इसका मतलब यह है कि वहाँ पे फिर से कंपनियाँ विकसित हो रही थी, फिर से अपने देश विकसित होने के लिए वहाँ पे नए नए कल कारखाने लग रहे थे, यहाँ पे नए नए मशीनों की शुरुआत हुई थी, बड़े बड़े उद्योग धंधे लग रहे थे, बड़े बड़े से शिप बनाए जा रहे थे, बड़े बड़े जहाज बनाकर अपने सामानों को इधर उधर निर्यात करना था, आयात करना था और उद्योगों को चालू करना था। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी जगह को विकसित करने के लिए, बड़े बड़े कल कारखानों को चलाने के लिए सबसे जो आवश्यक चीज़ है वह है कच्चा माल की। और इसी कच्चा माल की तलाश के लिए यूरोप वासियों ने विश्व के सभी देशों में आपको यात्रा करने के लिए, खोजने के लिए, कच्चा माल के लिए जाना शुरू किए। तो सबसे पहले जब ये बात हो गई कि हाँ भाई चलना है और कच्चा माल खोज के लाना है पूरे विश्व में कहीं भी, तो मेन बात इनको ये स्पॉन्सर के लिए कौन आएगा, यानी इन यात्रियों की खर्चा को कौन उठाएगा, ये आपको बड़ी बात थी। तो वहाँ पे सबसे पहले जब यात्री जाते थे तो सबसे पहले अपने जान को जोखिम में डालकर जाते थे। ये अनेक दल में जाते थे, एक बार में 100 टुकड़ियों के साथ जाते थे, उनमें किसकी जान भी चली जाती थी। तो यहाँ पे मेन उसको खर्चा उठाने का बात था। तो जब यूरोप वासियों ने ये तय कर लिया कि हाँ कच्चा माल के लिए हम लोग निकलेंगे, तो मेन बात है उनके खर्च की बात।
उनके खर्च को कौन उठाएगा। क्योंकि यहाँ पे अभी आम चुनाव की बात की जाए, यहाँ पे आम मुखिया का चुनाव हो रहा है, तो सबसे पहले भाई उसमें जो भी जाता है उसके यात्री में, रैली में, तो वो आपको मुर्गा और दारू पीता है तभी जाकर जिंदाबाद जिंदाबाद करता है। यहाँ पे तो अपनी जान को जोखिम में डाला था, तो इसमें तो खर्चा की बात लाजमी थी, वो देना ही था। तो उसके बीच में दो यूरोपवासी, दो देश यूरोप के खड़ा हुए। एक थे यहाँ पे पुर्तगाल और इसी के जस्ट बगल में थे एक देश जिसका नाम था स्पेन। इन दोनों देशों के राजाओं ने ये निर्णय लिया और बोला कि जो भी आपको यात्री जाना चाहता है यहाँ से जाए, उसकी सारे जिम्मेवारी, उसके सारे खर्चा हम उठाएंगे। और फिर यूरोप वासियों का व्यापार हेतु चारों तरफ निकलना शुरू हो गया। तो ऐसा पहली बार नहीं था कि जितने भी जो यूरोप वासी है वो भारत की खोज कर रहे थे। पहले भी यूरोप के साथ भारत का व्यापार होता था, वो कैसे होता था और क्यों बंद हो गया कि ये दूसरा रास्ता खोजने की जरूरी पड़ गया, तो यही आपको जानना है। तो यहाँ पे पहले जो यात्रा होता था, पहले जो भारत से व्यापार होता था यूरोप वासियों का, तो सबसे पहले यहाँ पे भारत का सामान ज़्यादा था, निर्यात होता था। फिर यहाँ से आपको यहाँ पे अब खाड़ी था जिसका नाम था ओमान की खाड़ी। यहाँ से जाने के बाद फिर यहाँ पे लाल सागर पार करना पड़ता था, तो बीच में फिर लैंड एरिया आता था यहाँ पे, जो अभी वर्तमान में मिस्र है। वहाँ पे फिर सामान उतार कर गाड़ी से ले जाना पड़ता था। फिर उसके बाद ये पूरे भूमध्य सागर पार करने के लिए फिर जहाज़ पे लादना पड़ता था। फिर जहाज़ पे लादने के लिए फिर यहाँ पे उतारना पड़ता था। तो इसको ये दूरी नज़दीक होते हुए भी परेशानियाँ ज़्यादा थी, और जितने भी यहाँ पे वस्तु ले जाते थे सामान, उतार कर नीचे गिरने फिरने, टूटने फूटने का डर बहुत ज़्यादा रहता था। इसलिए तो बात खैर और थी, लेकिन यहाँ पे जब तुर्की का शासन हो गया, अरबियों ने, यहाँ पे तुर्कियों ने इसके पर अधिकार जमा लिया और फिर इस रास्तों को भी बंद कर दिया, या आपको मनमाना टैक्स लेना चालू कर दिया यूरोप वासियों से। तो फिर ये आपको रास्ता धीरे 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 बंद होने लगा। तो फिर आपको ये दूसरी रास्ता खोजने के लिए समुद्री मार्ग से जाना शुरू किया, और ये समुद्री मार्ग ऐसे जाकर ऐसे शुरू हुआ, फिर जाकर ये पहुंचा था। तो इसी रास्ते से कौन गया था, तो हम लोग आइए अब इसको शुरू से जानते हैं। और इसी क्रम में जब यात्रियों का सिलसिला शुरू हुआ जाने का, तो सबसे पहले एक स्पेन के यात्री भी गए थे, और यहाँ पे स्पेन ने स्पॉन्सर किया था, यानी स्पेन ने खर्चा उठाया था। और वहाँ से एक जहाज़ का बेड़ा यात्रियों की संगठन सबसे पहले गई थी यहाँ पे भारत की खोज के लिए। और निकला था कौन, तो वो निकला था कोलंबस 1492 ईस्वी में। लेकिन उसको जाना था भारत की खोज के लिए, और वो गलत रास्ता भटक गया, उनकी नज़र घटी, दुर्घटना घटी बोलते हैं ना, वही हुआ। और ये चले गए यहाँ पे अमेरिका, यहाँ पे। और अमेरिका जब यहाँ पे गए तो वहाँ पे कहने लगे कि हाँ हम भारत आ गए, भारत आ गए। और यहाँ पे ऐसे खुश हो गए कि हम भारत को खोज लिया है इन्होंने। तो अभी भी वहाँ पे जो यहाँ पे अमेरिका के जो निवासी है यहाँ पे जो, उनको रेड इंडियन ही बोला जाता है। तो ये चले जाने वाले थे आपके इधर और चले गए इधर, तो ये रास्ता भटक गए और पहुँच गए अमेरिका। कौन गए थे, वो गए थे कोलंबस। इनको खोज करने के लिए भेजा गया था भारत का, और खोज कर लिए किसका, तो अमेरिका का। तो अमेरिका का खोज किसने किया था, वो किया था कोलंबस ने 1492 में। फिर उसके बाद तो फिर पुर्तगाल के यहाँ जो राजा थे वो थे हेनरी। और हेनरी ने क्या किया, हेनरी द नेविगेटर ने वहाँ से अपने यात्री को भेजा, क्योंकि वो खुद नेविगेटर थे, समुद्री रास्ता की खोज करने वाले थे। तो वो आपको खुद एक रास्ता यहाँ तक आप पहले आ चुके थे, ये समुद्र के किनारे किनारे, अफ्रीका के किनारे किनारे। तो उसी रास्ते पर एक व्यक्ति को भेजा, उसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। वो अपने रास्ते यहाँ पे बताए गए थे वहाँ तक तो आया ही। फिर उसके साथ ये आगे जाते 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 किनारे किनारे साउथ अफ्रीका के, ये किनारे साउथ अफ्रीका के यहाँ पे पॉइंट पर पहुँचे। और यहाँ पे एक जगह था जिसका नाम था केप गुड ऑफ, यानी उत्मासा अंतरीप। यहाँ पे जाने के बाद जब देखा कि यहाँ से रास्ता नहीं कहीं मिल रहा है, आपको इधर से हिंद महासागर का धाराएं तेज से बह रही थी, फिर इधर अटलांटिक पूरा पार करके आए थे, तो इनको आगे हिम्मत नहीं जुटी जाने की आगे। और फिर ये वापस यहीं से लौट गए आपको बार्थोलोम्यू डियाज, और जाके चले गए पुर्तगाल। यहाँ पे जाने के बाद हेनरी को बोले कि हमसे नहीं हो पाएगा वहाँ पे। तो फिर कुछ दिनों के बाद एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा को जाकर बोला बार्थोलोम्यू डियाज कि हम वहाँ पे चल गए थे, उसी रास्ते से आपको वहाँ पे जाना है और वहाँ से आपको भारत की खोज करना है। फिर निकले कौन, वहाँ से निकले यहाँ पे एक व्यक्ति जिसका नाम था वास्को डिगामा। वह निकला और इसी रास्ते से जाते 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 फिर वो सबसे पहले पहुँचा उत्मासा अंतरीप पे। फिर यहाँ जाने के बाद वही बात हो गई कि यहाँ पे अब जाए तो जाए कहाँ, किस तरफ जाए, क्योंकि धारा इतनी तेज़ थी और
पूरा इधर भी समंदर था, इधर भी समंदर और इधर भी समंदर, पूरा सागर ही था। तो यहाँ पे जाने के बाद फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े, आगे जाने के बाद एक यात्री दिखाई दिया और वो था गुजराती। जानते हैं गुजराती कितना चालाक होता है, ये सबको जान रहा है, ये सबको दिख ही रहा है अभी। ये यहाँ पे यात्री बिठ गया, इनसे पूछा कि अरे आप कहाँ जा रहे हैं। ये बोला भाई हम चल रहे हैं भारत। अरे हम तो भारत जाने ही वाले थे। उनको मिल गया पथ प्रदर्शक और भारत ने इनको रास्ता बता दिया उस गुजराती व्यक्ति ने। और इसी के साथ साथ चलते चले गए, फिर जाते जाते पहुंच गए ये भारत। और भारत के किस जगह पर गए, तो ये केरल के मालाबार तट पर स्थित है कालीकट, वहाँ पे पहुंच गया वास्को डिगामा। 1498 में जब पहुँचे तो इन्होंने ही खोज की भारत की समुद्री मार्ग की, ना कि भारत की। क्वेश्चन में आता है कि भारत की खोज किसने की, या कुछ लोग बोलते हैं कि भारत की खोज किसने किया था, तो वास्को डिगामा ने। भारत कहीं खोया नहीं था, भारत कोई सामान नहीं था, यहाँ पे कोई जहाज़ में तैरता कोई वस्तु नहीं था कि इधर उधर घूम रहा था तो कोई खोज लिया। भारत अभी भी वहाँ है जहाँ पे है। तो ये भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज किया था वास्को डिगामा को, न कि भारत की खोज किया था। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। जब ये यहाँ पे पहुँचे तो उस समय जब यहाँ पे कालीकट के एक राजा थे भारत में, उस समय वह थे जमोरिन। जमोरिन ने उनका स्वागत किया, अपने ले गए महल में, खूब उनका खातिरदारी किया और वहाँ पे उन्होंने व्यापार करने की अनुमति मांगी। जमोरिन ने व्यापार करने की अनुमति उनको दे दी। वास्को डिगामा ने भारत से व्यापार करना शुरू किए और 1499 में उधर वापसी लौट गए। जब ये सामान लेकर यहाँ से व्यापार करके लौटे अपने देश, तो यहाँ पे इतने दिनों में यहाँ पे रहे, यह खर्चा हुआ जितना भी, ये गए थे 4 जहाज से, 150 से ज़्यादा व्यक्ति के साथ गए थे। और इनमें जितने भी खर्चा हुए, ये लगभग आपको केवल 90 दिन में तो केवल पहुँचे थे यहाँ से। और इन दोनों में जितना खर्चा हुआ उन सभी को काटने के बाद वो 60 गुना मुनाफा कमाए अपने सामान को बेचकर यूरोप में। तो समझ जाइए कितना मुनाफा हुआ था वास्को डिगामा को। जब ये पुर्तगाल पहुँचे तो वहाँ पे इनकी बहुत खातिरदारी हुई कि हाँ ये इन्होंने समुद्री मार्ग की खोज कर लिया है, अब जितने भी सामान है यहाँ पे समुद्र में ला दो जहाज़ पे और फिर डायरेक्ट ले जाकर फिर यहाँ पे पुर्तगाल में उतार दो। और यहाँ से सप्लाई होता था चारों जगह और इनको बहुत मुनाफा होता था पुर्तगालियों को। तो फिर ये मानने वाले नहीं थे। फिर इन्होंने एक दूसरे व्यक्ति को भी भेजा, जो दूसरा व्यक्ति था पुर्तगाली, उनको हम आगे पढ़ेंगे। फिर खुद 2 सालों के बाद फिर वास्को डिगामा फिर दोबारा यहाँ पे गए थे भारत और फिर सामान ले आए और ये सिलसिला जारी रहा। जब ये दोबारा गए यहाँ पे तो इन्होंने एक कंपनी की शुरुआत की और वहाँ पे वायसराय भी बने, तो फिर इनका शासन भी शुरू होने लगा। चलिए अब हम जानते हैं पुर्तगालियों के बारे में डिटेल से, जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पे देखते हैं। कोलंबस जो कि निकला था वो स्पेन का निवासी था, वो भारत की खोज पे निकला था, लेकिन 1492 में किसकी खोज कर ली, अमेरिका की। उसके बाद बार्थोलोमे डियाज की बात की जाए तो वो पुर्तगाली के थे और इनको भेजा था हेनरी द नेविगेटर ने 1487 में, और अफ्रीका के उत्मासा अंतरिक्ष तक पहुंच लिया। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अफ्रीका के सबसे जो निचली बिंदु है वहां पे उत्मासा अंतरिक्ष की खोज किसने किया था, तो बार्थोलोमे डियाज वे प्रथम व्यक्ति थे जो वहां पे गए थे। उसके बाद हम आइए देखते हैं यूरोपीय का कंपनी का क्रम, यानी यूरोपियों में सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पे आए थे पुर्तगाली सबसे पहले आए। उसके बाद यहाँ से जो डच है, डच भी यहाँ से आए, लेकिन ये भारत डायरेक्ट नहीं जाके सबसे पहले चल गए इंडोनेशिया। तो डच जब हम पढ़ेंगे तो उनको डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाल, फिर आए थे डच, फिर आए थे ब्रिटिश, फिर आए थे डेनिश और लास्ट में आए थे फ्रांसीसी। तो ये इनका क्रम भी आपको एग्जाम में पूछ लेता है, आपको इनको याद रखना है। तो यहाँ पे इसको याद कैसे रहेगा, तो सबसे पहले याद रखिए PDB और DF, जैसे PD BDF ऐसे आप याद रखिए, PD BDF ऐसे आप लोग याद रखिए, PD BDF 2 वर्गों में तोड़कर याद कर सकते हैं इसको। तो इनका क्रम था आने का, जबकि इनके कंपनी स्थापना का क्रम अलग है, जाने का क्रम अलग है। जब हम इनको चारों को पढ़ लेंगे तो उनको एक जगह आपको PDF के रूप में प्राप्त हो जाएगा। चलते हैं आगे। अब आगे पुर्तगाली की अगर बात की जाए तो यूरोपियों में सबसे पहले आया और सबसे बाद में गया था पुर्तगाली, क्योंकि सबसे पहले 1498 में आया था और सबसे पहले इनको जब कब्जा हो गया गोवा पर तो 1961 में इनको ज़बरदस्ती यहाँ पे मारपीट के भगाया गया था पुर्तगालियों को। तो सबसे पहले आया और सबसे बाद में गया कौन, पुर्तगाली। और प्रथम पुर्तगाली का आगमन हुआ वो कौन था, वह था वास्को डिगामा, जो 1498 में भारत आया था। और उसके बाद उसके 2 साल बाद
फिर आया था कौन, द्वितीय पुर्तगाली, और उसका नाम था पेड्रो अल्ब्रेज केब्रल, जो आया था 1500 ईस्वी में। और प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन के कौन आया था, तो उसका नाम था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। इसको आप नाम रखना याद रखिएगा। उसके बाद फिर दोबारा वास्को डी गामा कब आया था, तो 1502 में आया था। पहली बार आया था 1498 में, फिर उसके बाद आया 1502 में, याद रखिएगा। और आने के बाद पहली फैक्ट्री की स्थापना हुई थी कंपनी की स्थापना के बाद, तो वो कब हुआ था, तो 1503 में पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी कोचीन में पुर्तगालियों ने। अब चलते हैं हम यहाँ पे वास्को डी गामा के बारे में जानेंगे कि इनसे कौन कौन से एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको। तो सबसे पहले वास्को डी गामा की बात की जाए तो वास्को डी गामा को पुर्तगाल के शासक किसने भेजा था, तो उस समय प्रिंस द हेनरी नेविगेटर थे। इन्हीं के स्पॉन्सर के तहत, इन्हों के खर्चा के तहत वास्को डी गामा को भेजा गया था ये पुर्तगाल से। तो पुर्तगाल की राजधानी यहाँ पे है लिस्बन। लिस्बन से चले थे वास्को डी गामा, फिर यहाँ पहुँच, यहाँ इस रास्ते से होते हुए फिर पहुँचे थे यहाँ पे उत्मासा अंतरीप, यहाँ से फिर पहुँचे थे कालीकट मालाबार तट पे। और यहाँ पे एक स्थित एक खास जगह भी है जहाँ पे पहुँचे थे, उनको भी हम लोग आगे देखेंगे। तो ये प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति थे जो भारत आए थे, वास्को डी गामा। और पुर्तगाल के लिस्बन से निकलकर अफ्रीका के उत्मासा अंतरीप होते हुए भारत में केरल के कालीकट बंदरगाह पर एक खास जगह था जिनका नाम था कप कडाबू। यहीं पे ये उतरे थे, अपने बेड़ा उतारे थे। और कब उतारे थे, तो 20 मई 1498 को पहुंचे थे। आपको याद रखना ये डेट आप नहीं याद रखते, लेकिन आपको डेट ऑफ ईयर आपको मस्ट है याद रखना ही पड़ेगा। भारत आने में वास्को डी गामा को एक व्यक्ति गुजराती पथ प्रदर्शक था जो मदद किए थे, वो कौन था, उसका नाम था अब्दुल मजीद। इन्हीं के मदद से ये भारत पहुंचे थे। फिर कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन था जो वास्को डी गामा का स्वागत किया था और वहां पे व्यापार करने की अनुमति दी थी। वास्को डी गामा ने भारतीय मसालों को लेकर जब पुर्तगाल लौटे थे तो पूरी यात्रा खर्च निकालने के बाद भी उनको 60 गुना अधिक मुनाफा हुआ था। उसके बाद है वास्को डी गामा 1520 ईस्वी में पुनः भारत की यात्रा पर आया था। तो यहाँ पे 1520 नहीं होगा, ये 2 इधर चला गया है, 0 इधर आएगा, यानी 1502 में आया था, तो आप करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात करें हम फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, जो प्रथम गवर्नर बनकर आया था कंपनी की स्थापना के बाद। तो इनको भेजा था वहाँ के राजा प्रिंस द हेनरी नेविगेटर ने, और उनको ये बनाकर वायसराय बनाकर भेजा था। और उनको ये कहा गया था कि आप जाइए और भारत के नीचे की जो जितने भी ये हिंद महासागर का क्षेत्र है उन पे आपका नियंत्रण करना आवश्यक है, जाइए और नियंत्रण कीजिए। क्योंकि जैसे हम यहाँ पे जिस तरह हम यहाँ पे आए हैं, वहाँ पे अन्य देश भी ऐसे ही यहाँ पे जितने भी यूरोपीय कंट्री है ये भी आके यहाँ पे स्थापना कर सकते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए इनको भेजा गया था फ्रांसिस्को द अल्मीडा को प्रथम वायस के रूप में। और इन्होंने इस हिंद महासागर पर नियंत्रण के लिए एक नीति अपनाई जो फेमस है, और उसका नाम है ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी शांति जल नीति अपनाई। और ये ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल नीति क्या था, तो आप इसके तहत जितने भी इधर आपको जहाज जाते थे हिंद महासागर में, वो कहीं से भी जाते थे तो बिना पुर्तगालियों के आदेश से ये आपके यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते थे। यही एक ब्लू वाटर पॉलिसी थी, तो ये आप जान गए होंगे। और इसके लिए जो पहले से जाते थे इनके बीच में लड़ाई भी हुई। और ये कौन कौन से थे, तो गुजरात और यहाँ पे मिस्र की सेना थी और तुर्की जो सेना थी, वो तीनों मिलकर इनको इस नीति को तोड़ने के लिए युद्ध भी लड़े थे। और 2 युद्ध हुआ था 1508 में और 1509 में। तो पहले का जो युद्ध हुआ था, चौल का युद्ध हुआ था, उसमें पुर्तगाली पहली हार गए थे। और फिर जब दोबारा इनके बीच युद्ध हुआ 1509 में, तो उसमें पुर्तगाली विजय हुआ और यह जो नीति थी ब्लू वाटर पॉलिसी कायम रही। और फिर उसके बाद जो भी आप नाव आते थे उसमें, तो इसके बिना परमिशन के प्रवेश नहीं करते थे। उनसे आते भी थे तो वो कर लेकर ही, यानी टैक्स लेकर ही आने देते थे। तो यही थी ब्लू वाटर पॉलिसी जो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा इन्होंने लाया था। उसके बाद दूसरा का गवर्नर आया था उसके बाद, जिसका नाम था अल्फांसो दी अल्बुकर्क। और ये क्या किए, इनके शासनकाल में क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वायसराय, इनको अच्छे से आप लोग देखिए। तो यहाँ पे ये पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसको, अल्फांसो दी अल्बुकर्क को। जब वास्तविक यहाँ पे आ गया तो जरूर इसमें कोई खास बात होगा। इन्होंने क्या क्या किया, आइए हम इसको जानते हैं। तो सबसे पहले जब आया इन्होंने तो एक अपनी राजधानी बनाई, कहाँ पे, कोचीन में इन्होंने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई। उसके बाद 1510 में गोवा को बीजापुर के आदिल शाही से छीन लिया। बीजापुर के शासक थे आदिल शाही वंश के आदिल शाह।
उनसे गोवा को छीन लिया और उस पर कब्जा कर लिया। किसने? तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने। और यहाँ पे करने के बाद फिर 1515 में एक चर्च का निर्माण किया, प्रथम चर्च का, जिसका नाम था सेंट जेवियर चर्च, और ये गोवा में इसकी स्थापना की। गोवा को जीतने के बाद यहीं पे चर्च बनवाया था। जानते हैं कि जितने भी पुर्तगाली थे वो ईसाई धर्म के थे, तो वो चाहते थे अपने पाँव जमाने के बाद यहाँ पे अपनी धार्मिक नीति को भी अपनाएं और यहाँ पे अपने धर्म को प्रचार प्रसार भी करें, तो इसलिए वहाँ पे एक चर्च भी बनवाया था। फिर उसके बाद यहाँ पे है 1510 में, यहाँ पे 10 होगा, 11 नहीं हुआ, तो 1510 में गोवा को जीता था। फिर उसके बाद 1511 में मलक्का और हारमुज को भी अपने कब्जे पर कर लिया था अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने। ऐसे ही आपको वास्तविक संस्थापक नहीं था। तो देखिए मैप पे कहाँ पे है मलक्का और कहाँ पे है हारमुज, इनको आप लोग समझिए क्योंकि आगे ये आपको काम आने वाला है। तो यहाँ पे था गोवा को कब्जा किया था अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंडोनेशिया के पास पड़ता है मलक्का जल संधि, यहाँ पे है मलक्का, यहाँ पे भी कब्जा कर लिया था। और फिर इधर यहाँ पे फारस की खाड़ी के ऊपर यहाँ पड़ता है हारमुज, हारमुज पे भी कब्जा कर लिया था। कौन? ये आपको अल्फांसो दी अल्बुकर्क। तो आपको याद रखना है कब किया था, तो 1511 में किया था मलक्का पर और 1515 में किया था हारमुज पर। चलते हैं आगे। आगे है सती प्रथा पे रोक, यानी पुर्तगालियों ने सती प्रथा पर रोक लगा दिया। और इसके लगाने के पीछे भी एक कारण था। वो क्या था? तो पुराने समय में कोई भी राजा या महाराजा शादी करता था कहीं भी, तो वहाँ पे उसको बहुत से एरिया मिलते थे दहेज में, जैसे अभी गाड़ी घोड़ा मिलते हैं, तो वही बात थी। इसलिए इन्होंने सोचा कि सती प्रथा पे हम यहाँ पे रोक लगा देते हैं, तो फिर यहाँ पे जो महिलाएं हैं जिनके पति मर गए हैं, उसे तो भारतीय कोई शादी करेगा नहीं। और उसी का फ़ायदा उठाकर पुर्तगालियों ने सती महिलाओं से शादी करना शुरू कर दिए और फिर ये अपनी जनसंख्या वहाँ पे अस्थायी क्षेत्र बढ़ाना शुरू कर दिए। इसलिए सती प्रथा पर उन्होंने रोक लगाया था पुर्तगालियों ने और अपनी जनसंख्या को बढ़ाया था। उस कारण से गोवा में अनेकों पुर्तगाली हो गए, जिनसे भारत को गोवा में छुड़ाने में सबसे टाइम लगा था, क्योंकि देश आज़ाद होने के बाद भी वो 1961 में छोड़े थे। 47 आज़ाद हुआ, उसके बाद 61 में छोड़े थे। समझ लीजिए ये सबसे, इसीलिए इनको सबसे बाद में भगाया गया था। तो काफ़ी परेशानी हुई थी इनको भगाने में, ज़बरदस्ती इनको भगाया गया था यहाँ से। फिर उसके बाद है भारतीय स्त्रियों से शादी के लिए इन्होंने प्रोत्साहित किया, जैसे कि इन्होंने आपको क्षेत्र को बढ़ाने के लिए ये भारतीय स्त्रियों से शादी कर करके अपने क्षेत्र को बढ़ाने की नीति अपनाई थी। उसके बाद एक और नीति अपनाई जो बहुत ही फेमस थी, उसका नाम था कार्टज अर्मेडा काफिला। तो यह नीति क्या थी? कार्टज का मतलब होता है परमिड, आर्मिड का मतलब होता है शस्त्र सेना, और काफिला का मतलब होता है काफिला। यानी इसके द्वारा कोई भी भारतीय या अरबी जहाज पुर्तगाली अधिकारियों से बिना परमिट के बिना अरब सागर में प्रवेश करना मुश्किल था। यही था कार्टेज अर्मेडा काफिला। यहाँ तक बड़े बड़े जहाज जाते थे मुगलों के, उसको भी अनेक शर्तों के साथ, करों के साथ इनको भेजा जाता था यहाँ से। तो यही थी कार्टेज अर्मेडा काफिला। और इसको किसको अपनाई थी इस नीति ने? तो वहीं वास्तविक संस्थापक अल्फांसो द अल्बुकर्क ने। चलते हैं आगे और हम जानेंगे अगला गवर्नर की ओर, और अगला गवर्नर है नीनो डी कुन्हा। इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ? तो 1530 में इसने राजधानी को कोचीन से गोवा ले आ गया। जब देखें कि अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने गोवा को जीत लिया है, तो कोचीन से अपनी राजधानी 1530 में बदलकर गोवा ले आ दिया। कौन? तो यहाँ पे ला दिया नीनो डी कुन्हा ने। उसके बाद इन्होंने क्या किया? तो ये भी क्षेत्र को फैलाव करते हुए दीव को 1535 में और दमन को 1559 में कब्जा करके वहाँ पे शासन कर अधिकार जमा दिया। कौन? तो पुर्तगालियों ने। फिर उसके बाद 18 दिसंबर 1961 को दमन दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई और इसके बढ़ावे संविधान संशोधन के तहत गोवा एवं दमन दीव को भारत का अभिन्न बनाया गया। तो बताइए 1961 में ये भारत का अभिन्न अंग बना। कौन? गोवा दमन दीव, जबकि सबसे पहले आया था 1498 में। तो सबसे लंबे समय तक अगर कोई रहा यूरोपीय कंपनी तो वो पुर्तगाली ही था। आपको इतना याद रखना है। चलते हैं इसके आगे अगर हम बात करें तो भारत में पुर्तगालियों की योगदान कहाँ रही? जब इतने दिन रहे तो कुछ योगदान तो देकर ही गए थे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं ये क्या क्या योगदान दिए। तो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की देन जो थी वो भारत में कौन देन थी? तो वो आपको पुर्तगालियों के द्वारा ही देन थी।
और यांत्रिक घड़ी की शुरुआत भी हुई थी। और कुछ फसल जो इनके द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया था, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ऑप्शन दे देते हैं 4 और छांटने के लिए बोलते हैं। तो वहाँ पे हम जिसको चलिए देख लेते हैं कौन कौन से फसल थे। तो तंबाकू की देन किनकी है? वो है पुर्तगालियों की। आज जो तंबाकू भारत में खाते हैं वो सबसे पहले तंबाकू को लाया गया था पुर्तगालियों के द्वारा ही। उसके बाद काजू, आलू, मक्का, पपीता, मूंगफली, अनानास, संतरा और लाल मिर्च, इन सभी की खेती की शुरुआत की गई थी कहाँ पे? भारत में। तो वो किसकी देन है? तो वो है पुर्तगालियों की देन ही। और इतने आपको याद करना बहुत कन्फ्यूजन है, इसके लिए मैं एक ट्रिक भी बना दिया हूँ। तो ट्रिक भी आप लोग देख लीजिए क्या है ट्रिक, और यहाँ पे ट्रिक देखने के बाद आप लोग कन्फ्यूजन इसमें नहीं रहेगा। तो ट्रिक ये रहेगा कि कटप्पा का एमएमएस, बस इतना याद रखना है, कटप्पा का एमएमएस। इसमें याद क्या रखना है? तो कटप्पा और एमएमएस। देखिए एमएमएस कटप्पा, तो एमएमएस से हम लोग याद रखेंगे, एम से याद रखेंगे पहले मक्का, फिर एक एम से याद रखना है मूंगफली, फिर ए से याद रखना है संतरा। हो गया एमएमएस। अब कटप्पा की बात की जाए तो के से हम लोग याद रखेंगे काजू, फिर आपको टी से याद रखना है तंबाकू, फिर पी से आपको याद रखना है पपीता, और ए से याद रखना है आपको आलू। तो याद हो गया होगा आपको एमएमएस कटप्पा। और यहाँ पे अगर याद हो गया तो आप लोग एक लाइक और ज़रूर कमेंट करके बता दीजिए। चलते हैं आगे हम पुर्तगालियों की अगर बात की जाए तो पुर्तगाली कंपनी जो स्थापना किया था यहाँ पे अपने कंपनी को, उस कंपनी का नाम भी पूछ लेता है। तो उस कंपनी का नाम क्या था? तो एस्तादो द इंडिया कंपनी का नाम था पुर्तगालियों का। पिछले हम बताए थे कि इसकी स्थापना कब हुआ था, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। पुर्तगालियों ने मसालों के व्यापार पर ज़्यादा महत्व दिया था। सबसे ज़्यादा यहाँ से अगर बात की जाए तो वो मसाला ही ले गए थे यहाँ से, भारत से। आइए हम थोड़ा मुंबई के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि मुंबई पर पुर्तगालियों का भी शासन हुआ करता था। तो पुर्तगाल के एक राजा थे 1661 में, उनकी एक बेटी थी जिनका नाम था कैथरीन, और एक इंग्लैंड का राजा था जिनका नाम था चार्ल्स द्वितीय। इन दोनों की शादी करवाई गई किनसे? तो पुर्तगाल की रानी थी, और राजा के कौन थे? तो वो थे इंग्लैंड के। अब इन दोनों की जब शादी हुई तो पुर्तगालियों का जो कब्जा था मुंबई पर, उस मुंबई को इन्होंने दहेज में दे दिया चार्ल्स द्वितीय को 1661 में। 1661 में दहेज पर दे दिया, और फिर इस राजा ने यानी चार्ल्स द्वितीय ने इस मुंबई को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया 1668 में, और बोला कि आप मुंबई को रखिए और हमको 10 पाउंड वार्षिक किराया दीजिए। तो ये मुंबई का थोड़ा सा हिस्सा था, आपको यहाँ पे याद रखना है। जब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज को, तो वहाँ पे इसको डिटेल में हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद पुर्तगालियों के बाद आते हैं डच। डच वही कहलाते हैं जो अभी हाल में अभी वर्तमान में नीदरलैंड है, या इसी को बोला जाता है हॉलैंड। तो डच, हॉलैंड, नीदरलैंड, जब तीनों एक ही हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये तीनों में से एक भी आए तो समझ लीजिएगा यही तीनों हैं। तो आइए अब हम लोग जानने चलते हैं डच के बारे में। डच बोले तो हॉलैंड, यानी वर्तमान में जो नीदरलैंड है। ये तीनों नाम में से कोई एक दे तो आप तीनों को एक ही मानिएगा। तो सबसे पहले डच कौन थे, कहाँ से आए, इनको जरा जानते हैं। पुर्तगालियों के बाद ये द्वितीय यूरोपीय थे जो भारत में आए थे। और ये क्यों आए थे? तो यहाँ पे जो सामान लेके आते थे पुर्तगाली लोग भारत से, यहाँ पे ले जाने के बाद ये अपने देश में यहाँ पे रखते थे, और यहाँ से छोटे बड़े व्यापारियों को देते थे, और वो व्यापारी अपने सामान को इधर उधर बेचते थे। तो यहाँ पे तब भी इनको डच वालों को यहाँ पे मुनाफा हो जाता था। तो फिर इन्होंने सोचा कि जब हमको यहाँ पे इतना मुनाफा हो रहा है तो क्यों ना हम डायरेक्ट सामान लाए भारत से, कि हमको भी ज़्यादा मुनाफा होगा। इसी वजह से इन्होंने व्यापार करने के लिए ये भी यहाँ पे अपनी जाने की तैयारी शुरू करने लगे। बड़े स्तर पे जहाज़ बनाना शुरू कर दिए, अपने यात्रियों को प्रोत्साहित करने लगे जाने के लिए, और ये खुद तैयार हो गए चलने के लिए। तो उनका एक नेता था जिनका नाम था कार्नेलियस हाउसमैन। इन्हीं के नेतृत्व में 1595-96 में इन्होंने भी जाना शुरू किया। तो ये जाना शुरू किया 1595-96 में। तो ये सबसे पहले भारत नहीं गए, ये इसी रास्ते से गए, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये पहुँच गए सबसे पहले इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया में सबसे पहले पहुँचे मलक्का। और मलक्का हम बताए हैं पिछले पुर्तगाल के वीडियो में, क्योंकि मलक्का पर भी पुर्तगालियों का क्या था, अधिकार था। तो ये मलक्का पर जाके वहाँ पे इन्होंने, ये दिनों के बीच में आक्रमण होने लगा और मलक्का पर इन्होंने अधिकार कर लिया। और यहाँ से अधिकार करने के बाद फिर धीरे धीरे यहाँ पे जकार्ता है जो इंडोनेशिया में है, उस पर भी अधिकार कर लिया। और जकार्ता से अपने जितने भी ये अपने व्यापार नियंत्रण थे वो सब यहीं से संभालते थे। जैसे यहाँ पे इनका नियंत्रण था यहाँ मालाबार पे,
तो यहीं से अपने सारे नियंत्रण को देखते थे। जकार्ता से कौन? तो यहाँ से डच लोग देखते थे। तो चलिए अब हम डच के बारे में जो एग्जाम में पूछा जाता है उनको हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला है कि डच कब आया था? तो 1595-96 में इंडोनेशिया पहले गया, उसके बाद भारत आया था। उसके बाद डच नीदरलैंड या हॉलैंड, यहाँ पे होगा, हॉलैंड के निवासी थे, याद रखना है। प्रथम डच यात्री कौन था? तो कार्नेलियस हाउटमैन था, जो 1595-96 में भारत आया था। उसके बाद है डच ने 1602 में अपनी कंपनी की स्थापना की थी, जिसका नाम क्या था? तो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। और इस कंपनी का मूल नाम क्या था? तो वो था VOC, यानी वेरेनीज पोस्ट, यहाँ पोस्ट नहीं होगा, ओस्ट होगा, वेरेनीज ओस्ट इंडिसिक और कॉम्पेटेबल, ये इनके कंपनी का नाम था। असल में ये कंपनी में बहुत साझेदार थे, अनेकों साझेदार मिलकर इस कंपनी का निर्माण हुआ था। और इसके बारे में अगर हम आगे चलते हैं, आगे अगर बात की जाए तो प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी मुसलीपट्टनम में, और ये 1605 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद द्वितीय भी फैक्ट्री की स्थापना हुई जो पुलिकट में हुई थी, और वो 1610 में हुई थी। और यहाँ पे जब पुलिकट में द्वितीय फैक्ट्री बनी डचों की, तो वहाँ पे इसका मुख्यालय भी बना दिया गया पुलिकट में, और वहाँ पे सोने के सिक्कों भी ढाले जाने लगा, जिसे पैगोडा कहा गया था उस समय। तो आपको इतना याद रखना है। अब हम इसके घटनाक्रम को भी एक बार जान लेते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक। तो 1595 में सबसे पहले डचों ने भारत में आगमन हुआ, और सबसे पहला यात्री कौन था? तो कार्नेलियस हाउटमैन 1595 में आया। फिर उसके बाद 1602 में कंपनी की स्थापना हुई, तो याद रखिएगा 1595 में आया और 1602 में कंपनी ने स्थापना कर ली थी डचों ने। फिर 1505 में मुसलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है वहाँ पे अपनी पहली कोठी स्थापित की। फिर 1610 में कालीकट में स्थापित की, जहाँ पे इन्होंने सोने के सिक्के चलाया था। उसके बाद 1613 में जकार्ता को भी पुर्तगाली से छीन लिया, और वहाँ पे जकार्ता में एक शहर बसाया जिसका नाम था बेटिनिया। तो बेटिनिया नामक शहर कहाँ बसाया था? तो जकार्ता ने किसने बसाया था? तो डचों ने बसाया था, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1616 में सूरत में कारखाना स्थापित किया डचों ने। फिर 1641 में पुर्तगाल को हराकर मलक्का पर कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो 1658 में पुर्तगाल को हराकर श्रीलंका के एक सीलोन था जो पहले आता था पुर्तगाल के क्षेत्र में, इस पे हरा के इस पे भी अधिकार कर लिया। फिर उसके बाद 1663 में बात की जाए तो कोचीन पर भी अधिकार कर लिया, जहां कोचीन पर पहले पुर्तगाल का अधिकार हुआ करता था। इसके अलावा एक अन्य भी कारखाने थे इनके, जहां से ये व्यापार हमेशा करते रहते थे, जिनमें चिनासुरा, कासिम बाजार पश्चिम बंगाल के हैं, उसके बाद पटना बिहार, उसके बाद बालासोर उड़ीसा, और गोलकुंडा कर्नाटक, अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं हम, और नागपट्टनम ये मुख्य थे, जहां से यहाँ भी अपनी कंपनी की स्थापना किए थे, जहां से ये व्यापार करते रहते थे। डचों की बात की जाए, जहां पे पुर्तगाली सबसे ज़्यादा मसालों का निर्यात किए थे, और वहीं डचों की बात की जाए तो ये मसालों के भी करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो वो कपड़ों के निर्यात पर ज़्यादा जोर दिए थे, और भारतीय वस्त्र को निर्यात करने का सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है तो वो डच को ही जाता है। और इनके काल में औरंगजेब ने इन डचों को 33.5% वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा को व्यापार करने का अधिकार दे दिया था। किसने? औरंगजेब ने 33.5% वार्षिक कर पर, याद रखिएगा। उसके बाद बात की जाए तो 1759 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था वेदरा का युद्ध। वेदरा कहाँ पड़ता था? तो वो पड़ता है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। वहाँ पे एक युद्ध हुआ था 1759 में, अंग्रेज और डचों के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें डच पराजित हो गए थे और वहाँ से डचों की शक्ति समाप्त हो गई थी। अब इसको ज़्यादा हम डिटेल जानेंगे अंग्रेज के बारे में जब पढ़ेंगे, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होने वाली है उसमें हम लोग जो यूरोपीय आगमन में जितने भी 3 देश और बचे हैं, हम लोगों ने यहाँ PDF पढ़े थे, BDF, तो यहाँ पे P और D पढ़ लिए हैं। हम अगले क्लास में ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांस को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्लास आप लोग ज़रूर देखिएगा। और PDF की बात की जाए तो आपको PDF मिल जाएगा, एक चैनल है जिसका नाम है स्टूडेंट जेलखाना, और वो टेलीग्राम चैनल पर जाके आप सर्च करके ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगला वीडियो आसानी से मिल सके। वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, धन्यवाद।